की शुरुआत होती है आनंद गांव की एक बेहद खुशनुमा और जीवंत सुबह से। जरा सोचिए, सुबह सुबह का वक्त है और पूरे गांव में क्रिस्पी भटूरों और तीखे मसालेदार छोलों की खुशबू हवा में तैर रही है। इस कहानी के असली जादू को समझने के लिए उस गांव के माहौल को महसूस करना बहुत जरूरी है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है आनंद गांव का राजा। अब गांव के इस राजा यानी सौरभ के मशहूर छोले भटूरे का सीक्रेट आखिर क्या था? देखिए, मैदे में थोड़ी सी सूजी मिलाना ताकि भटूरे एकदम क्रिस्पी बने, उन्हें हमेशा बढ़िया क्वालिटी के मूंगफली के तेल में तलना और छोलों में वो गहरा डार्क रंग लाने के लिए उन्हें रात भर चाय पत्ती के पानी और खले मसालों के साथ भिगोना। सच में ये खाना बनाने की एक बेहतरीन कला थी। लेकिन उस लाजवाब स्वाद के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छिपी थी। सौरभ और उसके जीजा, जो गांव के प्रधान भूपेंद्र थे, उन्होंने इस स्वादिष्ट खाने की आड़ में अपना भारी लालच और भ्रष्टाचार छिपा रखा था। उन्होंने न सिर्फ गांव की जमीनें हथिया ली थी, बल्कि कमजोर लोगों पर धौंस भी जमाते थे। और तो और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने खाने की मात्रा कम कर दी थी। हद तो तब हो गई जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोले मांगने पर भी अलग से पैसे ऐंठने लगे। और यहीं से कहानी मुड़ती है अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मिथिलेश का संघर्ष। ये मिथिलेश के बेहद मुश्किल दिनों का दौर था। 5 महीने का कर्ज ना चुका पाने की वजह से एक सेठ ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर अपने परिवार के साथ चिलचिलाती धूप में मीलों तक पैदल चलना और आखिर में एक पनाह की उम्मीद लिए आनंद गांव पहुंचना। वहां भी उन्हें सिर्फ सरकारी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने की इजाजत मिली। यह सब एक इंसान की बेबसी और उसके गहरे संघर्ष को साफ साफ दिखाता है। पर कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद सवेरा होता है। अब बात करते हैं नई शुरुआत और सफलता की। यहाँ इन दोनों किरदारों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ सौरभ है, जो लालची है, बदतमीजी से बात करता है और हर छोटी चीज के पैसे वसूलता है। और दूसरी तरफ है मिथिलेश, जो बेहद प्यार से बात करता है, खुशी खुशी थोड़ा ज्यादा खाना दे देता है और गरीब लोगों को तो बिना पैसे के भी खिला देता है। यह साफ दिखाता है कि आखिर क्यों पूरे गांव की वफादारी रातों रात सौरभ से हटकर मिथिलेश की तरफ शिफ्ट हो गई। जाहिर है, जब किसी का बिजनेस ऐसे डूबता है तो तनाव बढ़ना तय है। कहानी का अगला हिस्सा है अहंकार और धमकी। जब अहंकार पर गहरी चोट लगती है तो ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। प्रधान भूपेंद्र की वो खौफनाक धमकी पूरे गांव में गूंज उठती है, तुम्हें ये घर और जगह खाली करना होगा। उन्होंने मिथिलेश को तुरंत वो सरकारी जमीन छोड़ने का फरमान सुना दिया। तो इस मोड़ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसने सस्पेंस को एकदम चरम पर ला दिया। अब मिथिलेश और उसके परिवार का क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक गरीब, बेघर परिवार जो पहले से ही इतने दुखों में है, वो गांव के इन ताकतवर और भ्रष्ट नेताओं से आखिर कैसे लड़ सकता है? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक अजनबी, जिसे मिथिलेश ने कुछ समय पहले बिना किसी लालच के अपने घर में पनाह दी थी, वो अपनी असली पहचान बताता है। मेरा नाम जगदीश है और मैं एक डाकू हूं। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि गरीबों का एक मसीहा था, जो अब मिथिलेश को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ये है डाकू का न्याय। यहाँ तो हालात बिल्कुल रातों रात ही पलट गए। जो सौरभ कल तक धमकियां दे रहा था, वो आज सुबह सुबह मिथिलेश के सामने घबराया हुआ खड़ा है और गिड़गिड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आधी रात को डाकू जगदीश के गिरोह ने उस घमंडी प्रधान को ही अगवा कर लिया था। अब सौरभ को उसी इंसान से मदद मांगनी पड़ रही थी, जिसे वो कल गांव से धक्के मारकर निकालना चाहता था। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और भावुक हिस्से पर पहुंचते हैं, लालच का अंत। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि मिथिलेश कैसे डाकुओं को बुलाने के लिए उनके गुप्त संकेत का इस्तेमाल करता है। वो घने जंगल के अंदर जाता है, बिल्कुल एक कौवे की आवाज निकालता है और डाकुओं से प्रधान को बख्श देने की मिन्नतें करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये सब कोई बदला लेने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उसने एक बहुत ही गहरी क्षमाशीलता और इंसानियत का उदाहरण पेश किया। असली धन पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत है। ये वो बेहद शक्तिशाली सबक था जो उस घमंडी प्रधान को आखिर में समझ आ गया, जब उसने देखा कि जिस इंसान को वो बर्बाद करने पर तुला था, उसी ने बिना किसी लालच के उसकी जान बचाई, तो उसका सारा का सारा अहंकार वहीं टूट गया। ये पल
इस पूरी कहानी के सबसे खूबसूरत संदेश को हमारे सामने खोलकर रख देता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। सफलता की इस अंधी दौड़ में क्या असली संपत्ति सिर्फ पैसों और बैंक बैलेंस से ही मापी जाती है, या फिर उस इंसानियत से जो हम दूसरों के लिए दिखाते हैं? ये कहानी हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में आखिर सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।